ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस केमिस्ट्री के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस केमिस्ट्री के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये नया वाला ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस 2025 का क्लास है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। और इससे पहले मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फिजिक्स के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस केमिस्ट्री के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी केमिस्ट्री और बिहार पुलिस 2025 के लिए हम लोग केमिस्ट्री के यानी कि रसायन के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उसे बल्बों में उपयोग के योग्य बनाता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फिजिक्स के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर कराया हुआ है। तो अगर फिजिक्स वाला सेशन आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। बिल्कुल ये नया क्लास से स्टार्ट हुआ है ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस 2025 के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उसे बल्बों के उपयोग के योग्य बनाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध और उच्चतम आघात वर्धनीयता, और इसमें उच्च तन्यता भी होता है। तो उपरिक्त सभी यानी कि सभी सही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम है, यानी कि अनएरोबिक डाइजेशन के माध्यम से जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में अन्य गैसें जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल कौन सा है। रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल इसमें से कौन सा है। तो देखिए, पहला मानव निर्मित कपड़ा फाइबर रेयान जो है शुद्ध और पुनर्जीवित सेलुलोज से बनाया गया है, जो पौधे के स्रोतों से पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज। क्लियर, सेलुलोज आप याद रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न कर लेंगे कि आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, सेट में भी आपको मिला होगा, बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट जो चल रहा है उसमें भी आपको मिला होगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इन लैंपों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, सोडियम धातु का। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है। ईंधन छड़ के रूप में, ध्यान रखिएगा, ईंधन छड़ के रूप में किया जाता है। तो देखिए, ईंधन छड़ के रूप में जो है परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरेनियम 235 का। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है। अब यहाँ पर देखिए, अधातु यानी कि नॉन मेटल और चमकदार होती है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी है, तो ये आयोडीन है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों, विद्युत वायर्स को बनाने में किया जाता है। तो विद्युत तार को बनाने में इसमें से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, कॉपर का। तांबा विद्युत का एक सुचालक होता है, आपको पता है ना। तो ध्यान रखिएगा,
तांबा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में कौन सी अधातुओं का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक गुण के कारण, सेमीकंडक्टर गुण के कारण, बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है ये एक अर्धचालक है और इसका उपयोग जो है कंप्यूटर और टीवी में जो है किया जाता है। चलिए देखिएगा, पूछा गया कि गन मेटल का संयोजन क्या है। गन मेटल एक मिश्र धातु होता है और गन मेटल जो होता है ये बना होता है किससे, तो गन मेटल जो होता है ये बना होता है किससे फ्रेंड्स, तो तांबा, टीन और जास्ता का। तांबा, टीन और जास्ता का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और गन मेटल को लाल पीतल भी कहा जाता है। गन मेटल को लाल पीतल भी कहा जाता है, लाल पीतल। ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्ध रूप है। बताइए लोहे का शुद्ध रूप। तो देखिए लोहे का इसमें से शुद्ध रूप जो होगा वो आपका पिटवा लोहा होगा। पिटवा लोहा जो है यह एक बहुत शुद्ध लोहा होता है। तो यहाँ पर देखिए पिटवा लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका, आगे देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, संयोजन किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोल्डर बनाने के लिए, सोल्डर क्या है, तो यह भी एक मिश्र धातु है और ये आमतौर पर टीन और सीसा से बना होता है। टीन और सीसा से। तो यहाँ पर देखिए टीन और सीसा यहाँ लेड दिया गया है, तो टीन और सीसा से बना होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया जा रहा है और पूछा गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया में HgO, Hg और OT का क्रमिक अवस्था क्या है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि HgO, Hg और O2 का क्रमिक अवस्था। तो HgO जो है ना ये ठोस है, ये क्या है, ये ठोस है। Hg है ये द्रव है और O2 गैस है। तो ठोस, द्रव और गैस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं गई है। ठीक है ना। अच्छा मेंडलीफ के बारे में बात करते हैं तो आपको याद होगा कि मेंडलीफ के समय लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। अगर पूछेगा कितने थे तो 63 तत्व ज्ञात थे। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनसे कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको याद रखना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, क्योंकि धानायन बना करके क्षार धातुओं जैसा दिखता है ये, और द्विपरमाणु अणु बना करके हैलोजन जैसा दिखता है ये। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना यही सही नहीं दिया गया। इसमें दिया गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। जी नहीं, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत दिया गया है। बाकी देखिएगा यहाँ पर सारे के सारे सही दिए गए हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक, तो देखिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन ने 19वीं सदी की शुरुआत में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया है कि पदार्थ जो है अविभाज्य परमाणुओं से बना है और प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित भार होता है। उन्होंने इस सिद्धांत में जो है आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव रखी थी। डाल्टन ने परमाणु भार की अवधारणा दिया और विभिन्न तत्वों के परमाणु को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। तो डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक आवेश वाला कौन सा है। अस्थायी और ऋणात्मक आवेश वाला कौन, बताइएगा। तो देखिए सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक आवेश वाला कण इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नकारात्मक ऋणात्मक किस में होगा, तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए कैथोड किरण, खाली स्थान दिया गया कि किरण पुंज होती है। कैथोड किरण जो है बताइए किसकी किरण पुंज होती है। चलिए सब लोग बताइएगा। तो देखिए कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन की एक पुंज होती है और ये किरणें एक निर्वात ट्यूब में कैथोड से निकल कर के एनोड की ओर जाती है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। कैथोड किरणों में ऋणात्मक आवेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। देखिएगा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, जो परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स कराया हुआ है, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फिजिक्स टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये कहा जाता है क्या, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसको मास नंबर कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनसे कौन सा कथन सही नहीं है। वही प्रश्न है जो अभी सेम मिला था हमको, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। जी नहीं, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खाली स्थान दिया गया है कि खोज से गलत सिद्ध किया गया। बताइए, यह अवधारणा कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं समस्थानिकों की खोज से गलत साबित हुआ। तो यहाँ पर समस्थानिक राइट आंसर हो जाएगा, समस्थानिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल सबसे पहले जो है 1911 में, ध्यान रखिएगा 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। तो यहाँ पर देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उसके बाद देखिए परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है नाभिकीय बल। क्या कहलाता है, ये कहलाता है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है ना। नाभिकीय बल ऐसा बल होता है जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन मैंने बताया था कि न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। तो देखिएगा नाभिकीय बल एक ऐसा बल है जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियन के बीच मौजूद होता है, यानी कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल, ये कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा जो होगा वो आपका किस में होगा, तो ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ठोस में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ियता उच्च होती है। किसकी संपीड़ियता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है सबसे ज़्यादा गैस का होता है। इसका कारण है कि गैसों के अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जिससे उन पर दबाव डाल करके उन्हें आसानी से पास लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो देखिए, बेहद कम घनत्व वाली गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके जो आपकी पदार्थ की अवस्था बनती है उसको हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। शॉर्ट में इसको बोला जाता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। चौथी अवस्था जो है ये प्लाज्मा है, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन संघनन है, जिसकी खोज किसने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि किसी गैस के द्रवण यानी कि द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। किसी गैस के द्रवण के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी अवस्था है फ्रेंड्स, तो उच्च दाब और निम्न तापमान, उच्च दाब और निम्न तापमान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आप डायरेक्टली याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए समुद्री जल का अलवणीकरण, प्रतिलोम प्रसारण पेयजल का, उसके बाद देखिएगा विकृतीकरण आपका प्रोटीन का, चाय का पास्यीकरण नहीं होता, दूध का पास्यीकरण होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण, एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से जो आपका दिया गया है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एसीटोन और जल के उनके मिश्रण से अलग। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा आसवन, ठीक है ना, आसवन हो जाएगा। जल और केरोसिन से तेल को उनके मिश्रण से पृथक्करण, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से किसके द्वारा, तो पृथक्कारी कीप के द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा 3, 4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूध से क्रीम का अलग, तो ये अपकेंद्रण हो जाएगा। और पादप सारसत से यहाँ पर देखिए पिगमेंट का जो पृथक्करण, ये आपका वर्ण लेखन हो जाएगा। तो ये अब आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना, 3, 4, 2, 1,
3 4 2 1, देखते हैं कहाँ दिया गया है, 3 4 2 1, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, OH आयन की बात हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, OH आयन क्या होता है, इसमें जो है इसका pH मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि यह क्षारीय होगा। तो देखिए विलयन का यहाँ पर देखिए उच्च pH मान वाला क्षारकीय विलयन है, ठीक है ना। तो निम्न pH तो हट ही गया, तो ये क्षारकीय विलयन है उच्च pH वाला। निम्नलिखित में से देखिएगा कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। चलो, एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होता है। आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सभी गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है, सभी गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब अग्निशामन में कौन सी गैस काम आती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में जो है CO2 का प्रयोग होता है, काम होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद देखिएगा कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तब बनने वाला उत्पाद क्या होता है। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तब बनने वाला पदार्थ, तो देखिए जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई करने पर जो है, तो आप देखते होंगे कि 2 से 3 दिन के बाद इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है। एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे कि बुझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन के पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि CaCO3 है। जब बुझे हुए चूने, ठीक है ना, इसके विलयन को दीवारों पर पुताई किया जाता है तो यह हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और यह प्रतिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की यह पतली परत 2 से 3 दिनों में दीवारों को एक चमकदार फिनिश प्रदान करती है। देखिए जिप्सम को गर्म करके रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो बनता क्या है, जिप्सम को गर्म करेंगे तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे पढ़िए, यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। पूछा गया कि X क्या है, तो X जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। इसका मूर्ति वगैरह के निर्माण में किया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, CaSO4 × ½ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, या कोई भी व्यक्ति हो हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इसे राहत के लिए कौन सा यौगिक दिया जाता है। तो हाइपर एसिडिटी से पीड़ित वाले व्यक्ति को एंटासिड दिया जाता है, और एंटासिड के रूप में आपको पता है MgOH का 2 जो है इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, बताइएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में आपका पता है ना कि हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जोड़ना या इलेक्ट्रॉनों का निकलना, यही तो ऑक्सीकरण है। तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ का हाइड्रोजन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन का निकलना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जोड़ना। तो हाइड्रोजन ग्रहण करना गलत है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, ये वाला आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए एक आपका अपचयन है, एक अपचयन है ना, ऑक्सीकरण और अवकरण आपने पढ़ा होगा। तो अपचयन अवकरण रिडक्शन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रहण होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसको अपचयन बोलते हैं, अभी मैंने बताया है। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 2:1 में, ठीक है ना। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था,
बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी का आविष्कार जो है, आविष्कार किया था मेंडलीफ ने, और आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तब इसका आविष्कार हेनरी मोसले ने किया था। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में देखिए कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो मैंने 2 दफा बताया है कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था इसमें। ठीक है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कुल कितने समूह हैं बताइएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है कि 7 आवर्त हैं, यानी कि 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं, 18 समूह हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा एलिमेंट, कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों के में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स ये रेडॉन है। कौन सा है? ये रेडॉन है, ध्यान रखिएगा, रेडॉन है। ठीक है, चलिए, और समूह 18 में अक्रिय गैस हैं। ठीक है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान दिया गया कि उपस्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसके पहले आवर्त के पहले समूह में तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। देखिए, कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट है आवर्त सारणी में जिसकी स्थिति के संबंध में असंगति है। इसमें क्या है कि इसे पहले आवर्त के पहले समूह और 17वें समूह में भी रखा जा सकता है, यानी कि ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन है। कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है, पहले और दूसरे समूह को। तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को एस ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है ना। पहले समूह को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्षार धातु, और दूसरे समूह को अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूह गुणों से मेल खाता है। तो अभी मैंने बताया था 1 और 17। ठीक है ना, समूह 1 और 17। 17 में क्या है? हाइड्रोजन है। क्लियर। चलिए देखिएगा कि लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को खाली स्थान दिया गया भी कहा जाता है। तो देखिए लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, लैंथेनाइड्स जो होता है ना, लैंथेनाइड्स ये तत्व परमाणु संख्या 57 से 71 तक होते हैं, और एक्टिनाइड्स जो होता है ये 89 से 103 तक होता है। ठीक है ना। और ये कहा जाता है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि भूपर पट्टी पर सबसे ज़्यादा जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा 47%। ठीक है ना। उसके बाद आपका सिलिकॉन होगा 28%, उसके बाद एल्युमिनियम होगा 8% और आयरन होगा 5%। तो इसको मिला लीजिए अब आप लोग। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन 47, 3, उसके बाद 2, 8 और 5, ऐसा 8, 5, सॉरी 3, 3, 2, 8, 1 है और 5, 4 है। तो 3, 2, 1, 4 नहीं, 3, 2, 1, 4। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक त्रिक में मध्य तत्व होता है, और त्रिक यानी कि आपने ट्रायड पढ़ा है ना, डोबरनाइरन ने डोबेराइनर थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ डोबेराइनर, डोबेराइनर ने जो है त्रिक नियम दिया था। इसका अनुसार त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु क्रमांक अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को पढ़िए, औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ट्रायड का नियम दिया था डोबेराइनर ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से, इसमें से देखिए गलत कथनों का चयन करिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से गलत कथन की बात करते हैं तो 3 ऑप्शन यहाँ है और चौथा ऑप्शन यहाँ पर देखिए। तो अष्टक का नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व के पहले देखिए मैग्नीशियम तक, कैल्शियम तक ये था। ठीक है ना, कैल्शियम तक ये लागू होता था। न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम जो है कैल्शियम, बेरिलियम के बाद 8वां तत्व नहीं है, बेरिलियम के बाद 8वां तत्व मैग्नीशियम है, और ध्यान रखिएगा ये कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है। तो खोजे गए तत्वों की संख्या कितना? 118, यानी कि सी हो गया पहला का। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितने? तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व हैं कितने बताइए? 94। तो 94 कहाँ पर है? ए, और बच गया अब आपका बी, सी ए बी, सी ए बी देख लीजिएगा कहाँ पर है ना, सी ए बी, ऑप्शन डी में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित का मिलान करें। देखिएगा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत,
तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। यहाँ पर पहले मिला लीजिए, यहाँ से तो आप मिला ही लेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ मिलाना। तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा सोडियम का ये सिंबल है, कोबाल्ट का ये सिंबल है। अब यहाँ देखिए पोटेशियम सल्फेट और यहाँ पर परमाणु लिखा है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पोटेशियम सल्फेट का आप फॉर्मूला याद रखिएगा K2SO4 का, ठीक है ना। तो यहाँ 3 तो मैंने मिला ही दिया, बाकी जो बचा वो होगा, बट ये उचित नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक तरफ तत्व है, दूसरे तरफ जो है आवर्त सारणी में तत्व का समूह। अब देखिए सोडियम क्या होगा, तो सोडियम को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोला जाता है, क्षार धातु, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, Cu जो है कॉपर, Cu कॉपर, इसको संक्रमण तत्व माना जाता है, ठीक है। इसको क्या माना जाता है? तो इसको संक्रमण तत्व माना जाता है, संक्रमण धातु। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम, इसको क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, ठीक है। और He जो है ये आपका शून्य समूह का तत्व है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए जब दूध खट्टा हो जाता है तब तो उत्पादन किसका होता है? जब दूध खट्टा होगा तो उत्पादन किसका होगा? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका किसका? तो याद रखिएगा इसमें से आपका हो जाएगा किसका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड का। टमाटर जो है मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? तो मैंने बताया था ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। देखिए एसिटिक एसिड जो है आपको सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक जो पाया जाता है ये आपका जो खट्टे फल हैं जैसे कि अंगूर में, कच्चा आम में, इन सब में पाया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? इसमें से क्षारीय कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ये सब अम्ल हैं, अम्लीय हैं, ये आपका क्षारीय है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टमाटर में पाए जाने वाला फॉर्मिक अम्ल नहीं, टमाटर में जो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है अभी हमने देखा है। संतरे में सिट्रिक अम्ल, अंगूर में मैंने बताया टार्टरिक अम्ल और बासी मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से देखिए कौन क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार जो होता है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये बिल्कुल गुण है क्षार का। उसके बाद देखिए अगर आगे बात करते हैं तो देखिए ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, नहीं हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, ये जो होते हैं पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये ही वाला जो है आपका गलत दिया गया है, ये हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि क्षार जो होता है ना लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को। तो यहाँ पर देखिए उल्टा दिया गया, नीले लिटमस को लाल करता है, तो यही कथन गलत दिया गया है। बाकी कड़वा होता है, छूने पर मुलायम होता है, ये भी सही है, ठीक है ना। देखिएगा कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसको कठोर जल कहा जाता है, कठोर जल कहा जाता है, ठीक है ना। और कठोर जल दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक होता है आपका कौन सा? एक होता है अस्थायी कठोरता, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और एक होता है अस्थायी कठोरता, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अवक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? किस रूप में इसको लिखा जा सकता है? तो देखिए क्षारक प्लस अम्ल इक्वल टू होगा लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, क्षारक प्लस अम्ल होगा लवण प्लस जल, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा। तो फ्रेंड्स जो आपका पेट का रस है ना, अमाशय रस, ये सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए। बेकिंग पाउडर के बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। पूछा गया है कि इसमें पाए जाने वाले तत्व, तो एक तो सोडियम हो गया, देखिए सोडियम कहाँ पर दिया गया है? सोडियम यहाँ पर है। एक आपका हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से देखिए किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? सोडियम हाइड्रोजन, तो इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका? बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, ठीक है, बेकिंग सोडा का, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए कौन सी धातु किरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है? तो किरोसिन में रखा जाता है किसको? सोडियम को। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही गलत दिया गया है। क्योंकि देखिएगा पानी के संपर्क में आने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण यह कठोर हो जाता है। तो परिवर्तन तो होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ये सब सही है और ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो गलत नहीं है, मतलब गलत है, सत्य नहीं है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिएगा कि एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और जस्ता किससे निष्कर्षित किए जाते हैं? तो देखिए निष्कर्षण इनका किससे होता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है, ये आपको पता होगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होगा? एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है, ठीक है। लोहा का मैग्नेटाइट से होता है। तो देखिए बॉक्साइट मैग्नेटाइट, यहाँ दिख रहा है बॉक्साइट मैग्नेटाइट। तांबा का जो होता है, तांबा का होता है किससे? मैकाकाइट से, मैलाकाइट से। और यहाँ पर देखिए जस्ता का कैलेमाइन से। तो ये सब इनके एस्क हैं, याद भी रखेंगे आप, ठीक है। इनमें से देखिए किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने में किया जाता है? तो इनमें से एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। एक्वा रेजिया का, एक्वा रेजिया जो है 3:1 में जो होता है हाइड्रोलिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा आप। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है ना, किसी चीज़ की? जस्ता का लेप किया जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, ये पूछा गया। तो इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वीकरण बोला जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? यहाँ पर देखिए धातु पूछा गया है जो कि द्रव अवस्था में होती है, तो ये धातु पारा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, धातु है और उनके गुण धर्म है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। पारा अभी मैंने बताया कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी जो होता है, चांदी तो फ्रेंड्स ये विद्युत का सुचालक होता है और शीशा विद्युत का कुचालक होता है। तो इसको मिला लीजिएगा। देखिए आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा। आयरन का हीटिंग एलिमेंट, आयरन मतलब जो इस्त्री होता है ना, जिससे हम जो है कपड़ों पर जो है आयरन करते हैं, वो आयरन की बात है, लोहा का हीटिंग नहीं, आयरन का। तो ये नाइक्रोम होता है। उसके बाद देखिए कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। दूसरा आपका हो गया मीथेन CH4, यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2 इसी को बोला जाता है लाफिंग गैस। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए CFC भी होता है, जलवाष्प भी होता है और ओजोन भी होता है, ठीक है ना, आपका ग्रीन हाउस गैस। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है इसका फॉर्मूला होता है और ये जहरीली गैस होती है क्योंकि यह रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक ले जाने से रोकता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर वर्णिका से सम्मिश्रण बनाने की इसकी योग्यता, जिससे दम घुटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ग्रेफाइट एक अधातु है, सही है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, सही है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, सही है। ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना होती है, जी नहीं, ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है। ग्रेफाइट की संरचना जो होती है ये षटकोणीय होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये जब तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है ना, तो इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक पूछेगा तो निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व जो है ये आपका हाइड्रोजन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाला गैस कौन सा है? तो कोयले की खान में विस्फोट करता है ये मीथेन CH4, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मार्स गैस। चलिए उसके बाद देखिएगा पेट्रोल तथा डीजल का अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो ये पेट्रोल और डीजल के जो आपका अधूरे दहन से होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना।
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका होता है 1s1, ठीक है ना। और ये होता है किसके समान? तो ये होता है अल्कली मेटल्स के समान, यानी कि क्षार धातु के समान, क्षार धातु के समान, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसमें से आप देखेंगे हीरा में कार्बन है, ग्रेफाइट में है, कोयला में है, यहाँ पर बलुआ पत्थर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से देखिए किसकी वजह से ब्रेड फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो ब्रेड फूलता है किसके कारण से? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। सोडा वाटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। अच्छा, जो चिप्स जो होता है पॉकेट वाला चिप्स, उसमें कौन सा गैस भरा होता है? देखते हैं, पॉकेट में चिप्स वगैरह होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। चलिए देखिएगा कि यहाँ पर खाली स्थान दिया गया और फिर खाली स्थान में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिससे अम्ल वर्षा होती है। तो देखिए सल्फर और नाइट्रोजन ये घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा के यही कारण बनते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है कि उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो ये होता है किसके कारण? तो आपको पता है ना कि एथिल मरकप्टन के कारण होता है। और एथिल मरकप्टन जो होता है ना, एथिल मरकप्टन जो होता है फ्रेंड्स, उसमें जब इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे देखिएगा तो CH3CH2SH, तो यही सल्फर का ये आपका यौगिक है, तो यहाँ पर सल्फर यौगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सी गैस नोबल गैस है? नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस, तो यहाँ पर देख सकते हैं हीलियम, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए किसमें एक तीखी गंध होती है? तो तीखी जो है पंजेंट आउटडोर ऑर्डर जो होता है ये अमोनिया में होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कि भरी होती है। तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरा होता है ना, नाइट्रोजन ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। आर्गन या नाइट्रोजन भरा जाता है। फेडरिक वोल्हर के द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो कौन सा यौगिक था फ्रेंड्स? तो वो यौगिक जो था अमोनिया साइनेट था। ध्यान रखिएगा अमोनिया साइनेट, ये साइनेट टॉ बना लीजिए, अमोनिया साइनेट था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर यूरिया दिया गया है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, CONH2 का होल 2, या फिर देखिए CONH2NH2 लिखा रहता है, ठीक है। या फिर इस तरह से NH2 CONH2 लिख देगा, मतलब कहने का मतलब NH2 दो बार है, ठीक है ना, और CO, ठीक है। तो इसमें ऐसे काउंट करिएगा, देखिए नाइट्रोजन कितना है? 2 बार है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये बराबर होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम आपने पढ़ा होगा, पोटास एलम, और पोटास एलम को फिटकिरी कहते हैं। पोटास एलम को क्या बोला जाता है? फिटकिरी बोला जाता है। उसके बाद क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरण का भी उपयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑर्गन के उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑर्गन क्या है? तो ऑर्गन जो है ना एक अभिक्रियाशील गैस है, सॉरी अभिक्रियाशील अक्रिय गैस है, ठीक है ना, यानी कि इनर्ट गैस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन किसके उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। देखिएगा कि वेल्डिंग के लिए एथाइन और किसका मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए जो है आपको याद रखना है ऑक्सीजन और एथाइन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से देखिए मोनोसैकेराइड का उदाहरण क्या है? तो मोनोसैकेराइड के उदाहरण जो है ना आपको याद रखना है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, ठीक है ना। तो 2 और 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं 1 4 दिया गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, एक एक करके पढ़िए। देखिए शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी आपका सही दिया गया है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि पिक्टिन जो फूलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई का बना होता है? पिक्टिन, बताइएगा पिक्टिन किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखिएगा पिक्टिन जो बना होता है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये बना होता है ग्लाइकेटुरोनिक अम्ल, ठीक है ना, ग्लाइकेटुरोनिक। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पर अशुद्धि हुआ है तो इस तरह से आप बना लीजिएगा ग्लैक्टोरिनिक, ठीक है। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्लैक आधा को टू रोनिक,
ठीक है ना, ग्लैक्टोरोनिक, ग्लैक्टोरोनिक, तो यहाँ क्रोनिक हो गया, ग्लैक्टोरोनिक, ग्लैक्टोरोनिक बना लीजिएगा। चलिए देखिएगा, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोग में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक पीवीसी का पूर्ण रूप पूछा है, लेकिन इसके बारे में यहाँ पर टोटल बता दिया आपको, तो ये सब ध्यान रखना आपको। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें से थर्मोप्लास्टिक नियोप्रिन नहीं है। नियोप्रिन एक सिंथेटिक रबर है, एक सिंथेटिक रबर परिवार का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परिशोधन एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक का बना होता है? तो 99% कपास जो होता है प्रशोधन और विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद सेलुलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा, सेलुलोज होगा। उसके बाद देखिए क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, तरल हाइड्रोजन का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइड में होता है ना, ठीक है, और सबसे कम जो होता है ये किस में होता है? तो सबसे कम लिग्नाइट में होता है। वहीं पूछा गया कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्न गुणवत्ता वाली किस्म, तो उच्च एंथ्रासाइट हो गया, निम्न लिग्नाइट हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान देकर के पूछा गया है कि उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो सीएनजी तो सब दिया गया है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यहाँ पर ये वाला होगा, ठीक है। इसमें जो है मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त? यह 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन अंश से बना है। तो ये कौन है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, यह आपका कौन सा है बताइए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सीएनजी है। क्या है? सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, तो ये एंथ्रेसाइट है। उसके बाद देखिएगा कि फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फल को कृत्रिम रूप से पचाने के लिए एसिटिलीन का, ठीक है ना। और देखिए आजकल एथिलीन का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो एथिलीन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि उर्वरकों के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है उर्वरक के निर्माण में? तो इसमें से आपका पोटेशियम लाया जाता है। एनपीके जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, ये क्या है? एक तरह उर्वरक है। ये मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है एनपीके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में मैंने आपको बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और सीएफसी है, ठीक है, इसमें से ऑर्गन नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। सारा तत्व गैस होगा, तो सारा तत्व गैस है समूह 18 का, समूह 18 का, सारे अक्रिय गैस हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम का उपयोग जो है ना, बताइए किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग आतिशबाजी में एक चमकीला सफ़ेद प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर सुरक्षात्मक जस्ता का लेप किस अभिक्रिया में लगाया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन। ये प्रश्न दोबारा मिल गया ना। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब जंग लगता है पहले तो लोहा का वजन बढ़ता है फिर घटता है, तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिएगा ये साबुन जो है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका किसका होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद देखिए ये वाला सही दिया गया है, कौन सा युग्म? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की साफ करने वाला पदार्थ। इसको जो है विंडो क्लीनर भी कहा जाता है, खिड़की साफ करने के मार्जक के रूप में, ठीक है ना। तो ये वाला आपका सही दिया गया है, ये भी आपका गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल में कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था कि उसको कठोर जल बोला जाता है, कठोर जल बोला जाता है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है? तो फल सब्जी में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाएगा? तो आप देख सकते हैं मेथनोइक अम्ल, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, और ये चिट्टी वगैरह के में पाया जाता है, ठीक है ना। मधुमक्खी में पाया जाता है, हमने पढ़ा था कि लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल,
ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो देखिए बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, और गाद्रो का नियम, जूल का नियम नहीं है। चलिए संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिएगा कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या सही है, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सही है, दोनों सही दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित जो है धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये आपका अल्फा कण है। कौन सा है, अल्फा कण है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये नाभिकीय बल कहलाता है, अभी मैंने बताया भी था, नाभिकीय बल कहलाता है। टोटल 120 प्रश्न हैं, इनको कवर करा दिया। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।